today we are going to start our second book of CBSE 12th class economics named as macroeconomics. As you all know 11th class में माइक्रोइकोनॉमिक्स को कंसीडर किया था. इससे पहले की जो वीडियो सीरीज हमने कवर किया उसमें हमने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो फर्स्ट यूनिट थी उसको कंप्लीट किया. अब यहाँ पे अपन एक यूनिट कंप्लीट करेंगे किसकी, मैक्रोइकोनॉमिक्स की. ठीक है, तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ड मैक्रो. तो मैक्रो का मतलब भी अपने आप में ये स्पष्ट कर देता है. जो 11th क्लास का सिलेबस आपने किया था माइक्रोइकोनॉमिक्स, वहाँ पे आपने क्या था कि चीज़ों को छोटे लेवल पे कंसीडर किया था. चीज़ों को छोटे लेवल पे कंसीडर करने का मतलब क्या था, वहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड की आपने बात की थी, मार्केट डिमांड की आपने बात की थी, इंडिविजुअल सप्लायर की बात की थी, मार्केट सप्लाई की बात आपने वहाँ पे की हुई. ठीक है, तो कुल मिला के बात ये कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द वर्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैक्रो का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो इकोनॉमी एज ए होल, मीन सिंपल सी बात है, वॉट एवर द इश्यूज ऑफ इकोनॉमी, मीन्स वॉट एवर द प्रॉब्लम इन द इकोनॉमी, उनको हम डिस्कस करेंगे एक इकोनॉमी के तौर पे, इकोनॉमी एज ए होल. यानी जो भी प्रॉब्लम होगी, जिन भी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो हम कंप्लीट इकोनॉमी के तौर पे कंसीडर करेंगे, सारी इकोनॉमी को बेस मानते हुए कंसीडर करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मेरे सामने आती है कि जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की बात करते हैं तो मुझे सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मेनली हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं इकोनॉमी एज ए होल. यानी सिंपल सी बात ये हो जाती है कि जब मैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एक बड़े लेवल पे कंसीडर करता हूँ, इकोनॉमी के लेवल पे कंसीडर करता हूँ, तो ये सब चीजें मैं कहाँ कंसीडर करता हूँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स में. ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे कंसीडर करूँ तो मेरे पास, जैसे हम बात करें वहाँ पे हमने डिमांड को देखा था, यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे किसको, एग्रीगेट डिमांड को. यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे किसको, एग्रीगेट सप्लाई को. यहाँ पे हम बात करेंगे जनरल प्राइस लेवल की. यहाँ पे हम बात करेंगे नेशनल इनकम की. यहाँ पे हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट की. यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे किसको, गवर्नमेंट बजट को. और उसके साथ साथ हम कंसीडर करेंगे किसको, फॉरेन एक्सचेंज रेट. तो ये कुछ टॉपिक है जो मुझे इस पर्टिकुलर बुक में, पर्टिकुलर जो बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें मुझे कंसीडर करना है. यानी मेनली जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एक बड़े लेवल पे मुझे कंसीडर करना है. जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिखा है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, जनरल प्राइस लेवल, नेशनल इनकम वगैरह, ये सब एक बड़े लेवल पे इश्यूज को मैं कंसीडर करूँगा. ठीक है, तो डेफिनेशन की बात करूँ तो सिंपल सी डेफिनेशन है, जहाँ पे इकोनॉमिक इश्यूज को इकोनॉमी एज ए होल कंसीडर किया जाता है, बड़े लेवल पे कंसीडर किया जाता है, तो वहाँ पे उसको कंसीडर करते हैं किसमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स में. अब इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो स्कूल ऑफ थॉट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है. ठीक है, यानी कुल मिला के मैं बात करूँ जो एक डिबेट चलती आ रही है हमेशा, जब आप बात करेंगे कुछ ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक्स के बारे में, किसी का कुछ मानना है, किसी का कुछ मानना है. ठीक है, तो मेनली हमारे पास दो चीजें निकल जाती हैं जो स्कूल ऑफ थॉट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है. उसमें सबसे पहले आता है क्लासिकल थॉट्स. क्लासिकल थॉट्स का मतलब क्या हुआ, कुछ पॉइंट हम मेंशन करेंगे. सबसे पहले क्लासिकल थॉट क्या है कि फुल एम्प्लॉयमेंट इज नॉर्मल इन एक्सचेंज इकोनॉमी. यानी क्लासिकल थॉट ऑफ स्कूल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसने पहला पॉइंट मेंशन किया कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, ये नॉर्मल सिचुएशन है किसमें, एक्सचेंज इकोनॉमी में. अब एक्सचेंज इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, जैसे हम हो रहा, कभी कभी हम क्या होते हैं, मैन्युफैक्चर हो जाते हैं, कभी कभी हम क्या होते हैं, प्रोड्यूसर हो जाते हैं, कभी कभी हम क्या होते हैं, कंज्यूमर हो जाते हैं. ठीक है, तो एक्सचेंज इकोनॉमी का मतलब मुझे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना. तो फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, नॉर्मल सिचुएशन है जो हम बात करें क्लासिकल थॉट ऑफ स्कूल की. और वहीं अगर मैं बात करूं केंजियन थॉट ऑफ स्कूल, तो उसने कहा कि अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है, नॉर्मल सिचुएशन. तो पहली चीज दोनों में क्या है, क्लासिकल क्या मानता है, फुल एम्प्लॉयमेंट नॉर्मल है, और केंजियन थॉट ऑफ स्कूल क्या मानता है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है, नॉर्मल सिचुएशन है. ठीक है, उसके बाद बात करें अगर केंजियन की, तो इसने कहा कि जब भी किसी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड लेस देन एग्रीगेट सप्लाई होगा, यानी सिंपल सी बात क्या होगी कि आपका एग्रीगेट डिमांड हमेशा क्या है, एग्रीगेट सप्लाई है, एंड दैट इज द मेन रीजन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट. इनको आगे डिटेल में चल के कंसीडर करेंगे. ठीक है, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट का रीजन क्या है कि आपकी एग्रीगेट डिमांड में किसी एग्रीगेट सप्लाई से, और जैसे जैसे आपका एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, हमें कम होता चला जाएगा, तो आपकी इकोनॉमी क्या होगी, डिप्रेशन में चली जाएगी, डिप्रेस हो जाएगी. और उस केस में क्या होगा कि आपको इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना होगा. और एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करने के दो तरीके हैं. जैसे आप एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करोगे, उसके लिए आपको या तो जो लेवल ऑफ इनकम है वो इंक्रीज करना पड़ेगा, या फिर आपको इकोनॉमी में क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ेगा. फिर से रिकॉल करता हूँ, फुल एम्प्लॉयमेंट के अंडर एम्प्लॉयमेंट नॉर्मल सिचुएशन है. ठीक है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड क्या है, कम है किससे, एग्रीगेट सप्लाई से. और जैसे जैसे एग्रीगेट डिमांड कम होती चली जाएगी, इकोनॉमी क्या होगी, डिप्रेशन में चली जाएगी, डिप्रेस हो जाएगी.
ठीक है। और उस केस में इकोनॉमी को बाहर निकालने के लिए हमें एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना पड़ेगा। एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज कब होगी? जब आप इनकम लेवल को इंक्रीज करोगे और एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करोगे। क्लियर है चीज? तो मेनली हम बात करें केंजियन जो थॉट ऑफ स्कूल है वो डिमांड बेस्ड है, वो डिमांड बेस्ड इकोनॉमी के बारे में कंसिडरेशन करता है। उसके बाद क्लासिकल थॉट ऑफ स्कूल में बात करें तो यहाँ इन्होंने कहा कि फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, एक नॉर्मल सिचुएशन है, ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है। जो इकोनॉमिस्ट इसके फेवर में उन्होंने कहा कि फुल एम्प्लॉयमेंट इज नॉट ए बिग इशू। उसके बाद उन्होंने कहा कि डिसइक्विलिब्रियम जो भी होगा, यानी इकोनॉमी में जो भी फ्लक्चुएशन होगा, एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, तो जो भी डिसइक्विलिब्रियम होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा? शॉर्ट रन के लिए होगा। शॉर्ट रन का मतलब छोटे पीरियड के लिए होगा, वो लॉन्गर वे में क्या करेगा? इकोनॉमी को इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने कहा कि जो भी डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन है दैट शुड बी गेट ऑटोमेटिकली एडजस्टेड, यानी वो क्या होगी? ऑटोमेटिकली क्या होगी? एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। एडजस्ट क्यों होगी? तो वो एडजस्ट होगी किससे? प्राइस मैकेनिज्म से और वेज फ्लेक्सिबिलिटी। वेज फ्लेक्सिबिलिटी या प्राइस मैकेनिज्म का मतलब क्या हुआ? यानी एक सिंपल सी बात अगर सोच के देखें तो यहाँ पर मुझे ध्यान रखना है कि मैंने देयर इज ए केस ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, ओवर एम्प्लॉयमेंट, डिटेल में इनको अपन एक सेपरेट यूनिट है वहां पे पढ़ेंगे। एक्सेल डिमांड, डेफिनिट डिमांड या एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई को तो मैं कंसीडर करूंगा। प्राइस मैकेनिज्म का मतलब जो प्राइस का एक प्रोसेस होता है, प्राइस को डिसाइड करने का प्रोसेस होता है, उसके माध्यम से। वेज फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यही है कि जब आपकी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है, और जब आपकी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट क्या होगा? इंक्रीज होगा, तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगी? एनहांस होगी। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि डिसइक्विलिब्रियम अपने आप क्या होगा? एडजस्ट हो जाएगा। क्रेडिट गोज टू प्राइस मैकेनिज्म और वेज फ्लेक्सिबिलिटी, इनको आगे चल के डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेनली क्या है, इन्होंने ऑटोमेटिकली अगर कहा कि एडजस्ट हो जाएगा तो इस केस में इन्होंने ये भी बता दिया कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होगा, गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी जो क्लासिकल थॉट ऑफ स्कूल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उन्होंने सिंपल एक बात की है कि व्हाटएवर द सिचुएशन इन द मार्केट, वेदर इट इज इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम, इट शुड बी गेट ऑटोमेटिकली एडजस्टेड विद द हेल्प ऑफ प्राइस मैकेनिज्म और वेज फ्लेक्सिबिलिटी। दैट मींस देयर इज नो नीड of intervention of the government regarding the steps which is taken by the government to adjust the disequilibrium in the market, ठीक है। तो ये बेस है क्लासिकल थॉट, एक सप्लाई इकोनॉमिक्स बेस है जो सप्लाई के बेस पे इकोनॉमी की बात करेगा। तो ये दो स्कूल थे जो डिफाइन करते हैं किसको? मैक्रो इकोनॉमिक्स को, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है किसके? मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स की। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स को अगर मैं कंसीडर करता हूँ यहाँ पे, तो ये मुझे ध्यान रखना है कि जो क्लासिकल थॉट्स और केंजियन थॉट हमने कंसीडर किए हैं, एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन गुड्स की। यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास आता है कंज्यूमर गुड्स या कंज्यूमेबल गुड्स। अब इसका मीनिंग क्या होगा? कंज्यूमेबल गुड्स का मतलब सिंपल सी बात है, ये वो गुड्स हैं जिनको एक उपभोक्ता अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए सीधे तौर पे क्या करता है? यूज करता है। यानी कंज्यूमेबल गुड्स रेफर टू दो गुड्स व्हिच इज यूज्ड बाय द कंज्यूमर डायरेक्टली टू सेटिस्फाई देयर वांट्स, यानी अपनी इच्छाओं की संतुष्टि के लिए उपभोक्ता द्वारा जो गुड्स सीधे तौर पे कंज्यूम किए जाते हैं वो कहलाते हैं कंज्यूमेबल गुड्स, ठीक है। कंज्यूमेबल गुड्स का मतलब यहाँ पे कोई भी एग्जांपल हो सकता है जो हमारी इच्छाओं को सीधे तौर पे सेटिस्फाई करता है। अब इसमें बात करते हैं यहाँ पे जो पार्ट्स हैं, इसका अपोजिट अगर मैं कंसीडर करूँ तो कैपिटल गुड्स भी होता है। अब कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होगा? कंज्यूमेबल गुड्स को सीधे उपभोक्ता यूज करता था अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। अब कैपिटल गुड्स का सिंपल सा मीनिंग क्या होगा? भैया कैपिटल गुड्स को आप सीधे तौर पे यूज नहीं कर सकते, बल्कि कैपिटल गुड्स की सहायता से दूसरे कंज्यूमेबल गुड्स बना सकते हो। तो यहाँ पे एक डिफरेंस मुझे ये भी मिल गया कि कंज्यूमेबल गुड्स को सीधे यूज किया जाता है, ये किसी दूसरे गुड्स को बनाने में सहायता नहीं करते। ऑन द अदर हैंड कैपिटल गुड्स दे आर नॉट डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर टू सेटिस्फाई देयर वांट्स, बल्कि इनकी सहायता से दूसरे गुड्स बनाए जाते हैं जिनके कंजम्पशन के बाद उपभोक्ता क्या करता है? अपनी इच्छा को संतुष्ट करता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर इसके पार्ट्स की बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास कंज्यूमेबल गुड्स में आता है ड्यूरेबल गुड्स, उसके बाद मेरे पास आएगा सेमी ड्यूरेबल गुड्स, फिर हम बात करेंगे मतलब जो सिंगल यूज गुड्स हैं, या मैं कहूं पेरिसेबल गुड्स जिनको हम बोलते हैं। बात करते हैं इनकी एक एक करके। कंज्यूमर गुड्स के जो पार्ट्स हैं, ड्यूरेबल गुड्स का मतलब क्या है? जो नंबर ऑफ ईयर या सेवरल नंबर ऑफ ईयर तक क्या करते हैं? यूज किए जाते हैं, यानी जिनको बार बार मुझे कंज्यूम तो करना है लेकिन एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या करूंगा? कंज्यूम करूंगा। फॉर एग्जांपल 5 ईयर 10 ईयर्स, यानी जिनके ऊपर हाई वैल्यू ऑफ कैपिटल क्या होता है? इन्वॉल्व रहता है, हाई वैल्यू ऑफ इनकम क्या होता है? इन्वॉल्व रहता है। सपोज एग्जांपल के तौर पे टीवी, रेफ्रिजरेटर, दीज आर द एग्जांपल ऑफ ड्यूरेबल गुड्स जिनको एक लॉन्गर पीरियड के लिए हम क्या करते हैं? यूज करते हैं, जिनके अंदर एक हाई वैल्यू ऑफ इनकम क्या होता है? इन्वॉल्व रहता है।
सेकंड पॉइंट पे बात करें सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स का मतलब सिंपल सी बात है, जिन गुड्स को मैं यूज करता हूँ फॉर ए पीरियड 1 ईयर और लिटिल मोर देन 1 ईयर, यानी 1 साल या उससे थोड़े समय ज्यादा के लिए मैं क्या करता हूँ, यूज करता हूँ। दोज गुड्स आर नोन एज सेमी ड्यूरेबल गुड्स। इनके एग्जांपल के तौर पे इलेक्ट्रिक जो गैजेट होते हैं उनको कंसीडर कर सकते हैं, क्लोथ्स होते हैं उनको कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद बात करें हम जो सिंगल एक्ट ऑफ यूज गुड्स हैं वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं या फिर पेरिशेबल गुड्स हैं, यानी दोज गुड्स व्हिच इज कंज्यूम्ड इन ए सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, यानी सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन से क्या होते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं, उनका रिकंजम्पशन पॉसिबल नहीं है। यानी सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में क्या होंगे, कंज्यूम हो जाएंगे, उनका रिकंजम्पशन नहीं होगा, नोन एज सिंगल यूज गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और पेरिशेबल गुड्स। बात करें थर्ड इसमें आता है कंज्यूमेबल गुड्स में क्या होती है, सर्विस। अब सर्विसेज का मतलब क्या होता है, मतलब एक जो नॉन मैटेरियल बेनिफिट की कहूँ या मैं कह सकता हूँ जिनको आप मतलब मैन्युफैक्चर वगैरह की बात नहीं करते, इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, इनको केवल आप फील कर सकते हो, ठीक है। फील करने का मतलब जैसे डॉक्टर क्या करता है, ट्रीटमेंट करता है, ठीक है, तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो आपको सर्विसेज देता है, तो ये क्या होते हैं, सर्विसेज आती हैं। तो हम कंज्यूमर गुड्स में मेनली 4 पार्ट्स को कंसीडर करते हैं, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, जिसका दूसरा नाम पेरिशेबल गुड्स है, और सर्विसेज, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड टॉकिंग अबाउट द कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स में भी 2 पार्ट्स होते हैं यहाँ पे। सबसे पहले बात करेंगे ड्यूरेबल गुड्स की। अब कैपिटल में क्या होता है, ड्यूरेबल गुड्स का मतलब यहाँ पे जो हैवी इक्विपमेंट्स होते हैं, मशीन्स होती हैं, उनको हम कंसीडर करते हैं, ये भी क्या आती है, प्रोलॉन्गर पीरियड तक क्या होती हैं, काम में आती हैं। उसके बाद बात करें जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं, ठीक है, या फिर मैं कहूँ सेमी ड्यूरेबल गुड्स हैं, सेमी ड्यूरेबल गुड्स में बात कर रहा हूँ कैपिटल गुड्स की, यानी सेमी ड्यूरेबल कैपिटल गुड्स। यहाँ पे कंसीडर किया जाता है कि इनको उन गुड्स को जो अप टू पीरियड ऑफ 1 ईयर तक, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं रॉ मटेरियल की, हम बात कर सकते हैं वर्क इन प्रोग्रेस की बात कर सकते हैं, फिनिश गुड्स की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका जो स्टॉक होता है, इन्वेंट्री का जो स्टॉक होता है, वो एग्जांपल है किसका, सेमी ड्यूरेबल गुड्स का। फिर से बता देता हूँ, ड्यूरेबल गुड्स बात करें कैपिटल गुड्स में तो हैवी मशीन्स इक्विपमेंट्स होता है, इनको हम कंसीडर करते हैं। और उसके बाद बात करें किसकी, सेमी ड्यूरेबल कैपिटल गुड्स की, यहाँ पे उनको कंसीडर किया जाता है जो 1 साल तक क्या होते हैं, यूज किए जाते हैं, जिसमें हमने कंसीडर एग्जांपल लिया किसका, जो रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस या फिनिश गुड्स वगैरह, इन्वेंट्री, इनका स्टॉक हमारे पास रहता है, वो किसका एग्जांपल है, ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। उसके बाद अगर मैं फर्दर इसको क्लासिफाई करूँ तो एक मेरे पास आता है इंटरमीडिएट गुड्स। अब इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब क्या हुआ, ये थोड़ा सा अलग है कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स से। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब क्या होता है, 3 चीजों में ध्यान रखनी है, ठीक है। जब मैं बात करूंगा किसकी, इंटरमीडिएट गुड्स की, तो पहला चीज मुझे ध्यान रखना विद इन प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन, या मैं कहूँ प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन या प्रोडक्शन प्रोसेस। तो इंटरमीडिएट गुड्स का पहला पॉइंट क्या हुआ कि वो गुड्स जो क्या है प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन के अंदर है, यानी इनके ऊपर अभी भी प्रोडक्शन का काम चल रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो यहाँ पे कह सकते हैं वैल्यू एडिशन yet to be made। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा इंटरमीडिएट गुड्स का कि वैल्यू एडिशन yet to be made, जिनके ऊपर अभी वैल्यू एडिशन किया जाना बाकी है। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो ये क्या है, नॉट रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल यूजर। So these are the 3 points which defines the intermediate goods within the production process, value addition yet to be made और not ready to use by their final users known as intermediate goods, यानी जिनको हम क्या कहते हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं, मध्यवर्ती गुड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किनकी, फाइनल गुड्स की। फाइनल गुड्स का मतलब क्या है, जस्ट इसका अपोजिट है। यहाँ पे क्या था, विद इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। फाइनल गुड्स के रिगार्डिंग बात करूंगा, यानी वो क्या है, आउटसाइड द प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन के क्या है, बाहर है, यानी जिनके ऊपर प्रोडक्शन प्रोसेस का जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है। दूसरा पॉइंट हमने देखा था किसमें, इंटरमीडिएट गुड्स में कि वैल्यू एडिशन येट टू बी मेड। तो फाइनल गुड्स के रिगार्डिंग क्या होगा, उनके ऊपर सारा वैल्यू एडिशन क्या हो चुका है, यानी उनके ऊपर कोई भी फर्दर वैल्यू एडिशन नहीं होगा जब हम बात करेंगे किसकी, कैपिटल गुड्स की। और उसके बाद बात करेंगे कंज्यूमेबल गुड्स में, सॉरी इंटरमीडिएट गुड्स में क्या था कि नॉट रेडी टू यूज बाय द फाइनल यूजर। लेकिन यहाँ मुझे ध्यान रखना है कि फाइनल गुड्स मतलब दोज गुड्स व्हिच आर रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल यूजर, ठीक है। तो दीज आर द मेन डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। नाउ टॉकिंग अबाउट फर्दर, इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ कुछ चीजें मेरे पास आएंगी जो मुझे ध्यान रखनी है व्हाइल मेकिंग द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम।
एक पॉइंट जो मेरे पास आएगा वो होगा स्ट्रोक, और दूसरा जो पॉइंट मेरे पास होगा वो क्या होगा, फ्लो। अब स्ट्रोक और फ्लो का मतलब क्या होगा, सबसे पहले स्ट्रोक की बात करते हैं। ये हमेशा वेरीफाई होता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। यानी जब भी हम स्ट्रोक की बात करें तो स्ट्रोक एक ऐसा वेरिएबल है जिसको हमेशा मेजर किया जाता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब एक सिंपल सी बात है कि आज पर्टिकुलर डेट को मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है, ठीक है। यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मैं मेजरमेंट की बात करता हूं तो वो क्या कहलाता है, स्ट्रोक। और फ्लो का मतलब यहां पे क्या होगा, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो दोनों को मुझे ध्यान रखना है कि स्ट्रोक का मतलब पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम बात करेंगे, और फ्लो का मतलब क्या होगा, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमने कंसीडर किया, ठीक है, जैसे जो वाटर टैंक है उसके अंदर पानी, स्ट्रोक का एग्जांपल हो गया। फिर उसी के माध्यम से अगर बात करें तो मैं एग्जांपल के तौर पे पाइप के माध्यम से जो पानी मतलब टैंक वगैरह खाली होता है तो वो क्या होता है, फ्लो वेरिएबल हो गया। उसके बाद हम एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई। अब इनके बीच की दूरी क्या है, स्ट्रोक वेरिएबल है फिक्स है, ठीक है। लेकिन इसी दूरी को तय करने वाली जो कार होगी उसकी स्पीड क्या होगी, वो क्या होगी, फ्लो वेरिएबल, क्योंकि वो क्या होगी, अप डाउन होगी, ठीक है। तो स्ट्रोक का मतलब पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे कंसीडर करना है, फ्लो का मतलब क्या होगा, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की बात करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझने का तरीका क्या होता है, जैसे सिंपल सी बात है कि एग्जांपल के तौर पे मैं कंसीडर कर लेता हूँ। जैसे ये क्या है, बैंक अकाउंट है, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक तरफ से पैसा क्या होता है, डिपॉजिट होता है, और एक तरफ से क्या होगा, विथड्रॉल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर मान लो मैं 31 मार्च 2020 की बात करूँ तो इस डेट को जो बैंक का बैलेंस है, ठीक है, इस पर्टिकुलर डेट को जो बैंक का बैलेंस है वो एक एग्जांपल हो गया किसका, स्ट्रोक का, ठीक है। और दूसरा जो मार्च मंथ है, जो मार्च मंथ की हम बात करें उसमें कितना डिपॉजिट हुआ, कितना विड्रॉल हुआ, ठीक है। तो कितना डिपॉजिट कितना विड्रॉल, ये किसका एग्जांपल हो गया, फ्लो का, ठीक है। तो जो बैलेंस था दैट इज 31 मार्च को स्ट्रोक का हो गया, और उसमें कितना विड्रॉल हुआ, कितना डिपॉजिट हुआ ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च, वो किसका एग्जांपल हो गया, फ्लो। यानी सिंपल सी बात है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम स्ट्रोक होगा और पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होगा, फ्लो होगा, ठीक है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिक कांसेप्ट ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको फर्दर क्लासिफाई करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।